गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे, यानी वर्ब का रूप पढ़ेंगे। ये जो रूप है, ये जो क्रिया का रूप है, ये इसको जाने बिना हम टेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि टेंस या वॉइस में ये वर्ब का रूप ही यूज होता है। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग पहले क्रिया के रूप को जानें। क्रिया के रूप को जानने के बाद हम लोग टेंस पे पहुँचेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वर्ब के कितने रूप हैं और कौन कौन सा है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये है क्रिया के द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, एक्चुअली क्रिया के यानी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं? 5, यानी वर्ब के 5 होते हैं फॉर्म, 5 रूप होते हैं। पहला जिसको V1 से इंडिकेट करते हैं, V1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, V1। अब V1 कहते किसको है? तो जो हम जानते हैं एक्चुअली, साधारण तौर से अगर हमको ये देखना है तो याद रखिए कि वर्ब के मेनली 2 फॉर्म होते हैं, एक मेन और एक जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और एक हेल्पिंग बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन ये मेन वर्ब का ही फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं है। ये मेन वर्ब का ही फॉर्म है। तो इस फॉर्म को, इसके रूप को जानना जरूरी है। पहले जान लेते हैं। तो वर्ब का रूप में पहला आता है V1, यानी वर्ब का पहला रूप। V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप। तो ये वर्ब का पहला रूप है, इसको पहला रूप कहते हैं। ठीक है, अब इस रूप को कहते क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। इस रूप को यानी V1 को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ये हमेशा प्लुरल होता है, याद रखिएगा। ये चीज हमेशा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सेंटेंस का निर्माण करेंगे, तब कौन सा वर्ब का रूप किसके साथ लगता है। यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यदि प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ तो ये कहता है कि वर्ब का जो पहला रूप है, वो पहला रूप क्या होता है? हमेशा प्लुरल। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग ट्रांसलेट करें, अगर ट्रांसलेशन बनाएं, तो हम जब भी वर्ब का यूज करेंगे, तो जब V1 का यूज करेंगे तो हमेशा ये किस फॉर्म में आएगा? प्लुरल फॉर्म में। ठीक है, तो अब जैसे हमेशा ये प्लुरल होता है, जैसे एग्जाम्पल में 2-4 का ले लेते हैं, बाकी आगे देखना है। जैसे गो हो गया मेन फॉर्म, कम हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, हेल्प हो गया, राइट हो गया। यानी ये 3-4 लिए हैं। बाकी आपको मैं एक रिकमेंड कर सकता हूं कि यदि आप ट्रांसलेशन का किताब अगर लेना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ग्रामर एंड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लीजिए और इसको देखिए, और इसी के बेस पे जो टेंस पढ़ाएंगे, तो जो टेंस का स्ट्रक्चर और पहचान बताएंगे, वो उसी के बेस पे आप उसका एक्सरसाइज बनाते जाइएगा। और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो हम ये 4-5 ठो ले लिए हैं एग्जाम्पल में, जिससे वर्ब का पहला रूप होता है गो, कम, प्ले, ईट, हेल्प, राइट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा रूप में। तो दूसरा रूप को इंडिकेट करते हैं V2 से। ठीक है, तो V2 से इंडिकेट करते हैं, तो यह वर्ब का दूसरा रूप, यानी V2 का मतलब वर्ब का दूसरा रूप। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कहना है कि यह इसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है, इसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब यहां ये देखना है कि V2 बनेगा कैसे, चूंकि V1 मेन है और V1 से ही जितने इसके सारे रूप हैं। किसी भी व्यक्ति का एक मेन रूप होता है, चाहे वो ड्रामा हो, सिनेमा हो, सीरियल हो, किसी भी में एक मेन फॉर्म में आदमी वो रहता है। अब चाहे वो ड्रामा, सीरियल और सिनेमा के अनुसार उसका रूप बदलता है, किस रूप में होता है। ठीक है, तो वो चीज़, कोई अगर हीरो है तो किसी पार्टिकुलर हीरो का नाम ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वो मेन ही रूप में उसका नाम वही रहेगा, वो उसी वही वेशभूषा रहेगा। हो सकता है किसी सिनेमा में वो इंस्पेक्टर का रोल अदा किया हो सकता है किसी में वो साधारण किसान का क्या बोलते हैं रोल प्ले अदा किया हो। तो इस तरह से, तो चूंकि उसका जो पार्टिकुलर पर्सन का उसका तो फिक्स नहीं है, जितने सारे सिनेमा करेगा वो उसका रोल होगा। लेकिन यहाँ वर्ब का रूप है, तो वर्ब का केवल और केवल 5 ही होता है, 5 ही आपको याद रखना है। तो इसको पास्ट फॉर्म कहा जाता है। और अधिकांश, ठीक है, ये अधिकांश, मैं ये नहीं कह रहा है कि पूरा में, ठीक है, अधिकांश V1 के अंत में D या ED, ये दोनों में से कोई एक जोड़कर V2 बनाया जाता है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा किताब की सहायता लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा फॉर्म का फॉर्म देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम ये याद रखिए।
तो अधिकांश V1 के अंत में D या ED लगाकर V2 बनाया जाता है। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब एक चीज ये देखना है कि इसमें करना क्या है। इसको याद करने के लिए नोट में मैंने लिखा है कि V2 बनता कैसे है, तो V1 में D या ED जोड़कर। ठीक है, यानी V2 बनता कैसे है, V1 में D या ED जोड़कर। अगर आप इतना डेफिनेशन नहीं भी याद रखेंगे, अगर तो आपको इतना याद रहेगा कि V2 जो है हम V1 में D या ED जोड़ते हैं तो वो V2 बन जाता है, बस इतना याद अगर रखेंगे तो काफी काम करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में गो का लिए वेंट, ठीक है, कम का लिए केम हो गया, प्ले का देख लीजिए, प्ले में ईडी लग गया, इट का एट हो गया, हेल्प में ईडी लग गया, हेल्प्ड, राइट का रोट होता है। ठीक है, ये चीज आगे है V3। तो V3 है यह वर्ब का तीसरा रूप है, ये तो पता है क्योंकि वर्ब में 3 लगा हुआ है इसलिए यह तीसरा रूप हो गया। इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसे पास्ट पार्टिसिपल, इस रूप को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कहा जाता है। और यहां भी मैंने लिखा कि अधिकांश V1 के अंत में D, ED या EN, अब यहां तीनों लगेगा, यहां D और ED रहता है और यहां तीनों रहेगा। ठीक है, तो तीनों लगाकर V3 बनाया जाता है। जैसे गो का गो वेंट गॉन हो गया, कम हो गया, प्ले में ईडी है, प्लेड है, ईटेन हो गया, हेल्प्ड हो गया, रिटेन हो गया। ठीक है, ये चीज। और यही चीज हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि V1, V2 और V3 में अंतर क्या, क्योंकि V2 में भी D या ED लगता है और V3 में भी D या ED लगता है। तो कैसे पहचानेंगे कि D ED लगा तो ये वर्ब का दूसरा रूप है या वर्ब का जो है ना तीसरा रूप है। तो थोड़ा सा हम इसको बता लेते हैं, उसके बाद वर्ब 5 बताने के बाद थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये V3 और V2 दोनों कैसे हो गया, कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में कि ये V2 है या V3 है। तो पहले इसको जानेंगे। तो इसमें नोट में क्या मैंने लिखा कि यदि V3 है, ठीक है, यदि V3 आपको बनाना है, ठीक है, V3 बनाना है तो V3 में बनाने के लिए हमको V1 में क्या जोड़ेंगे, D, ED या EN। ठीक है, यदि फिर से आप इसको मत याद रखिए, आप इसको याद रखिए कि यदि ये V3 है तो V3 बनाने के लिए हम वर्ब का पहला रूप में क्या जोड़ेंगे, D, ED या EN। ये तीनों में से कोई एक जुड़ा रहे तो आपका वो वर्ब का तीसरा रूप कहलाएगा। अब उसको बताएंगे कि कैसे। ठीक है, ये वर्ब का चौथा रूप है, यानी V4 यानी चौथा रूप। तो यह वर्ब का चौथा रूप है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब V1 के अंत में ing लगाकर, V1 के अंत में ing लगाकर जोड़कर V2 V4 बनाया जाता है। यानी वर्ब का चौथा रूप में हम क्या देखें कि वर्ब का चौथा रूप में जो है वो वर्ब 1 में ing लगा रहता है। जैसे गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, ईटिंग, हेल्पिंग, राइटिंग। अब इसको थोड़ा सा अगर इसका नोट में अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसका नोट में जो V4 का है नोट में इसको लिखेंगे। तो अगर लिखेंगे, अगर हमको V4 बनाना है, ठीक है, यदि हमको V4 बनाना है तो क्या करेंगे, V1 लेंगे, आप V1 में ing जोड़ देंगे। ठीक है, V1 में ing जोड़ देंगे, आपका V4 बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब एक चीज हमको एक और छूट गया है जिसको हम लोग क्या करेंगे, V5 है उसको अभी हम लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। पांचवा, जिसको वर्ब 5 यानी V5 का मतलब वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह वर्ब का पांचवा रूप है। ठीक है, इसे एस फॉर्म कहा जाता है। यह हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखिएगा इस बात को, सिंगुलर होता है। ठीक है, V1 के अंत में एस या ईएस लगाकर V5 बनाया जाता है।
बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे गो था तो गो में ईएस लगता है गोज हो गया, कम में एस लगता है कम्स हो गया। ठीक है, और क्या है, प्ले में है तो प्ले में एस लगेगा प्लेस हो गया, ईट है तो ईट में एस लगेगा इट्स हो गया, हेल्प में एस लगेगा हेल्प्स हो गया, और राइट में एस लगेगा राइट्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जब हम पहचान करेंगे कि क्या इसको शॉर्ट में याद करें, तो शॉर्ट में याद करने के लिए ठीक है हम ये लिखेंगे, अगर V5 बनाना है, ठीक है, अगर V5 बनाना है तो हम V1 में क्या जोड़ लेंगे, ACIS। ठीक है, अब ACIS जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का अगर नियम अगर आप लोग पढ़े हैं तो वो उसी के बेस पे बनता है। जैसे नाउन का सिंगुलर बनाना है तो जिस नाउन काउंटेबल नाउन के अंत में एस इस तरह से रहता है तो उसमें ES जोड़ा जाता है नॉर्मली। तो ये चीज़ उसको देखकर यानी ACIS जोड़ने से V5 बनता है। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अब थोड़ी सी हम इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अगर शॉर्ट में याद करना हो तो हमको जरूरत नहीं है इसका डेफिनेशन याद करने के लिए, परिभाषा कभी नहीं आएगी और परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी। आपको आपका नोट्स बनाने के लिए मैंने ये लिख दिया, आप अपने दिमाग में कंसेप्ट याद रखिए कि हमको अगर V1 या V2 या V3 बनाना है तो हम किस पेज पर बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसकी जिक्र थोड़ा सा हम कर देते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा क्या, वर्ब 1। तब वर्ब 1 का तो कुछ करना नहीं है, वो तो मेन वर्ब है। जितने भी मेन वर्ब हैं उसको हम वर्ब 1 में ले जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, जितने भी मेन वर्ब है वो मेन वर्ब V1 के में जाएंगे, वर्ब का पहला रूप हो जाएगा जो भी है। अब आई बात दूसरा V2 का, तब V2 में क्या करेंगे हम, V1 के अंत में D या ED लगाएंगे। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद तीसरा में आ गया V3, यानी V3 का मतलब ये वर्ब का तीसरा रूप। अब V3 बनाने के लिए हमको क्या करना है, V1 में D ED या EN लगा रहता है। ठीक है, ये चीज अगर इसी को अगर V4 कहें तब वर्ब का ये चौथा रूप हो गया, और वर्ब का चौथा रूप में क्या लगता है, यानी V1 में ING लगता है। ठीक है, अब आ गया पांचवा, तब पांचवा हो गया V5। अब ये V5 है तब V5 में कैसे बनता है, V1 में S या ES लगाकर बनाया जाता। अब यही आपका इतना ही 5 ठो जो ये है, इतना ही में आपका पूरा वर्ब का रूप, वर्ब का फॉर्म, ठीक है, इसके अंदर आ गया। आपको जरूरत नहीं, मैं उसको नोट्स बनाने के लिए लिखा, लेकिन आपको याद रखने के लिए बस इतना ही याद रखना है। आपको तो ये दिखेगा ना कि B का 1 लिखा हुआ है तब वर्ब का पहला रूप हो गया। अब ये V2 लिखा हुआ है इसका मतलब वर्ब का दूसरा रूप हो गया, V3 है इसका मतलब वर्ब का तीसरा रूप हो गया, अब V4 है इसका मतलब वर्ब का चौथा रूप हो गया, अब V5 है मतलब इसका वर्ब का पांचवा रूप हो गया। तो थोड़ा सा इसमें आप V1 और V5 में अंतर क्या है याद रखिएगा। ये जो V1 है आप V5 में, तब V1, ये जो V1 है, V1 हमेशा प्लूरल होता है। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने फर्स्ट में जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे ये पढ़ा है कि V1 हमेशा प्लूरल होता है, इससे ये V5 हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है वर्ब में। जैसे हम क्या करते हैं, अगर नाउन कहते हैं जैसे पेन, तब पेन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको पता है कि पेन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। अगर इसी को प्लूरल बनाना होगा, यानी इसको हम पेन्स लिख दें, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल में, नाउन में प्लूरल में एस लगता है तब प्लूरल होता है। आप वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको एरो कर दीजिए। ये मेन में सिंगुलर तो ये मेन में प्लूरल, ये एस या इस लगने के बाद प्लूरल तो ये एस या इस लगने के बाद सिंगुलर। ठीक है, यानी नाउन का अपोजिट होता है वर्ब का रूप, वर्ब का फॉर्म। ठीक है, नंबर में एक चीज ये देख लीजिए कि वर्ब का पहला रूप हमेशा सिंगुलर प्लूरल होता है और वर्ब का पांचवा रूप हमेशा
सिंगुलर होता है। अब एक चीज ये देखना है कि वर्ब का तीसरा रूप और दूसरा रूप, ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप और दूसरा रूप दोनों में क्या लगा हुआ है, दोनों में ईडी लगा हुआ है। तो अब हम पहचाने कैसे? मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन कर दिया कि दोनों में डी या ईडी है, वो V2 में भी है और V3 में भी है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें V3 का प्रयोग हुआ है या V2 के रूप में आया है ये, ठीक है। तो अब जो है ना, इसको देखने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। और जैसा कि आपको पता होगा, जैसे हम बता भी देंगे कि हेल्पिंग वर्ब कितने हैं। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली 24 हैं होते हैं, ठीक है। 24 हेल्पिंग वर्ब जो है, ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24, यानी हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। 24 में जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, डू हो गया, डज हो गया, ठीक है, डीड हो गया है, हैज हो गया, हैव हो गया, शैल हो गया, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने सारे हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हमको इसको पहचानने के लिए, ठीक है, इसको पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब के सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी V3 आएगा, ठीक है, तब V3 आएगा, तब V3 में जब भी V3 आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, ठीक है। आज जब भी V2 आएगा तब विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। पहचान हो गया। हमने क्या पढ़ा कि V2 में भी DID लगता है और V3 में भी DID लगता है, ठीक है। तो कैसे पहचाने? तो पहचानने का तरीका बता दिए कि अब वाक्य को देखिए और पहचानिए। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वर्ब का दूसरा रूप आए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आए DID लगा हुआ तो उसको V3 कहेंगे। और जब DID लगा हुआ बिना हेल्पिंग वर्ब का आए तो वो क्या हो जाएगा, V2। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा एक, ठीक है, राम हेल्प्ड हिम, ठीक है, राम हेल्प्ड हिम। एक ठो और लिख लेते हैं, राम हैज हेल्प्ड हिम, ठीक है। दो वाक्य में लिखा और दोनों वाक्य में क्या लगा हुआ है, हेल्प में ईडी लगा हुआ है, यहाँ भी हेल्प में ईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने देखा ना कि V2 और V3 दोनों में DID लगा है, अब यहाँ भी DID लगा है, तो कंफ्यूजन तो अब नहीं होना चाहिए। पहले हो सकता है हुआ होगा, लेकिन अब तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि वर्ब का तीसरा रूप जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है। वर्ब का दूसरा रूप बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। तो अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ये जा रहे हैं वाज वेयर हैज हैव हैड, तो इसमें अकेला आया है, इसलिए ये क्या बन गया, ये अकेला आया है, बिना हेल्पिंग वर्ब का आया है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया, ये V2 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए हेल्प, तो हेल्प के पहले क्या आया है, हैज, यानी हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है यहाँ, ठीक है। हैज हैव हैड अभी बताए कि हैज हैव हैड, वाज वेयर, इज आर एम, डू डज डिड, ठीक है, शैल विल, शुड कुड, ये सब जो है ना 24 होता है, ठीक है। तो अब राम हैज हेल्प्ड हिम, तो यहाँ भी तो हेल्प्ड है, लेकिन यहाँ पे हैज लगा हुआ है, तो जब हैज लगा हुआ है यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के जब साथ आता है तो वो क्या बन जाता है, V3। क्लियर, ठीक है। अब तो पहचान में आ जाना चाहिए कि V2 में भी ईडी और V3 में भी ईडी, तो कैसे पहचाने, तो फिर से बता देता हूं कि अगर V2 और V3 में पहचान करना है, ठीक है, अगर V2 और V3 में पहचान करना है तो हेल्पिंग वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके बाद V3 ठीक है, DID लगने के लिए, ठीक है। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब आता है
तो वो क्या हो जाता है, V2 आता है। ठीक है, डी या ईडी लगा हुआ जो वर्ब होता है उसकी पहचान ये है। तो ये हम लोग पढ़े वर्ब का रूप। अब इसी बेस पे हम लोग टेंस अगले वीडियो में स्टार्टिंग से टेंस पढ़ेंगे। आज जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो आप याद रखिएगा, जो एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो एक्सरसाइज है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप एक्सरसाइज बनाते जाइए और उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। आपको स्ट्रक्चर और पहचान हम बताएंगे, बाकी एक्सरसाइज बनाइए। अगर ज़रूरत पड़ा वैसा पूछना तो आपका वीडियो में मेरा नंबर होगा, उस पर आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा वर्ब का रूप। वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, एक हम लिख देते हैं, आप देख लीजिए जैसे हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं अभी हमने लिखा। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, चूंकि तो आपको पता हो गया कि मेन वर्ब कौन सा है जो हम लोग पढ़े, मेन वर्ब का ही रूप है। अब हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, तो हम 24 एक बार लिख लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम लिख रहे हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, अच्छा, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, ठीक है, ought to, used to, नीड, डेयर। अब शायद हो सकता है हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। ठीक है, यदि 12th क्लास में है तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्जुलरी और सेकेंडरी एक्जुलरी, जिसको मॉडल्स बोलते हैं। तब मॉडल्स आपका इंटर में पढ़ना है तो कभी वो मॉडल्स का भी क्लास वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये 2 चीज़ याद रहेगा तो टेंस हो, वॉइस हो या नरेशन हो, ये चीज़ आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारा चीज़ याद रखिए। वर्ब का फॉर्म याद रखिए। वर्ब का जो फॉर्म है अगर वो पहचान में आ जाता है तो हम लोग जब टेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब का रूप ही बताया जाता है। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब तो सेम रहेंगे, लेकिन वर्ब का रूप ही चेंज होता है हर टेंस में। तो यदि हमको रूप याद रहेगा तो आसानी से हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।